नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के, उन समस्त साथियों के लिए ये जो क्लास वीडियो रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और पहली बार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो भैया आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, आना सागर झील कहां पर स्थित है? आना सागर झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने अलवर, सेकंड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है साथियों भरतपुर, थर्ड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है साथियों अजमेर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की मैं बात करूं साथियों तो आपको दे रखा है टोंक। बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिए साथियों, आना सागर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा साथियों। आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रखा आपको अलवर, ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है आपके सामने भरतपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड की मैं बात करूं साथियों तो आपको दे रखा है अजमेर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है भैया टॉक। बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास क्या है? बिल्कुल पहले प्रश्न का सही जवाब होगा भैया, पहला क्वेश्चन दे रखा है आना सागर झील कहां पर स्थित है, तो आना सागर झील भैया अजमेर जिले में स्थित है। अब सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भैया प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है साथियों, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं, आपको दे रखा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है जालोर, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है गंगानगर, ऑप्शन नंबर में फोर्थ की बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है भरतपुर। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हाँ भाई, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक मिनट, वो सेल चेंज करो देखिए। हाँ भाई, सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से चेक करो। सभी साथियों को आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से चेक कीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों को आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा। सभी को आवाज क्लियर आ रही है?
चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, चलो भाई, धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे बता दिया कि आवाज नहीं आ रही थी। धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार अगर आप रेगुलर लाइव रहोगे और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है जयपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है आपके सामने अजमेर। जल्दी से बताओ भाई, सोयाबीन का उत्पादक सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिल्कुल, यहां पर मनीषा जी हमारे चैनल पर जुड़े हैं और जवाब दिया है। यहाँ पर सत्य भैया हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आप भी जवाब दे रहे हैं। रिंकी जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप भी जवाब दे रहे हैं। और चंचल पारिक हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रंजना, बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला माना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला माना जाता है? बिल्कुल यहां नहीं, यहां भरतपुर होगा भैया। बिल्कुल यहां भरतपुर होगा, ये ऑप्शन में मिस्टेक है भैया, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहां भरतपुर करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भरतपुर में होता है। ठीक है, सरसों की खेती आप सभी को पता है भरतपुर है। ठीक है, यहां तो भरतपुर को राइट करना होगा। चलते भैया प्रश्न संख्या 4। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? यहां क्वेश्चन बोल रहा है अंता पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? अंता पावर प्लांट बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहा है अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। काव्या जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। काव्या जी मैं निवेदन करता हूं आप हमारे जो 12th बोल का जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जाकर विजिट कर लीजिएगा, आज की क्लास आपको मिल जाएगी। और सुनील भैया आप 10वीं क्लास से हैं तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूं 10th बोर्ड का जो प्लेलिस्ट है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया है, आप जाकर देख लीजिएगा, आज का क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस, कोयला, वाटर, आणविक। चलिए देखिए साथ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास में गैस। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता पावर प्लांट एक प्रकार से गैस उत्पादक पावर प्लांट है। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 5वीं की तरफ। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेती करना, ऑप्शन नंबर सेकंड शिकार करना, ऑप्शन नंबर थर्ड फल इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ मछली का उत्पादन करना। डामोर जनजाति का निम्नलिखित में से मुख्य व्यवसाय क्या है? डामोर जनजाति का निम्नलिखित में से मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेती करना, ऑप्शन नंबर सेकंड शिकार करना, ऑप्शन नंबर थर्ड फल इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ मछली का पालन करना। रिप्लाई करो भैया, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 30 सेकंड का समय आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित कर रखा है। चलिए यहां पर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती करना। डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह है खेती करना, तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉड के नाम से जानी जाती है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, इसको ऐसे बोल सकते हैं राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक के नाम से जाने जाती है? बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया, कौन सी ऐसी झील है जिसके पास में टॉड रॉक स्थित है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नक्की झील, ऑप्शन नंबर सेकंड डिडवाना झील, ऑप्शन नंबर थर्ड राजसमंद झील और ऑप्शन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको दे रखा आना सागर झील। बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा नक्की झील। जी हां दोस्तों, आबू रोड में स्थित है।
तो राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉड के नाम से जानी जाती है? तो यहां पर हमें नक्की झील को राइट करना होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहे अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? यानी ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लोहा अयस्क तो पाया जाता है लेकिन साथ में अभ्रक भी पाया जाता है। चार ऑप्शन है, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, कोटा। जवाब कीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। चलिए यहां पर सही जवाब करना होगा, राजस्थान का कौन सा जिला लोह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा भीलवाड़ा। जी हां दोस्तों, भीलवाड़ा ऐसा जिला है जहां पर लोह अयस्क भी है लेकिन अभ्रक की मात्रा भी पाई जाती है। तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर देना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 8, बनास नदी का निकास माना जाता है। यहां क्वेश्चन हमारा है कि बनास नदी का उद्गम माना जाता है। जल्दी से बताओ भाई, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, बनास नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रत्येक ऑप्शन को पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सेकंड बैराट की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं साथियों तो आपको दे रखा कुंभलगढ़ की पहाड़ी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात मैं करता हूं तो आपको दे रखा साथियों गोगुंदा की पहाड़ी। जल्दी से बताइए साथियों, क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से माना जाता है? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते इस क्वेश्चन का। क्या बात है, क्या बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, बनास नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी यानी कुंभलगढ़ से थोड़ा दूर है, उसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर कैमूर की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी से और गोगुंदा की पहाड़ी से, तो हम कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है उससे 5 किलोमीटर आगे है खमनोर की पहाड़ी, तो वहां से माना जाता है। लेकिन जब यहां खमनोर की पहाड़ी नहीं दे रखा है तो हमें कुंभलगढ़ की पहाड़ी को राइट करना होगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ की पहाड़ी। बट आपको ध्यान रखना है, बनास नदी का जो उद्गम होता है साथियों वो राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास में है खमनोर की पहाड़ी से होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, खमनोर की पहाड़ी से, तो थोड़ा विशेषकर ध्यान रखिएगा, विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा सकता है, आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और जवाब करने का प्रयास करना है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा और यही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा कर आने वाले हैं। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रमुख कारखाना है वो है गोटन, तो आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों गोटन को। राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रमुख कारखाना है वो गोटन में। इन चार ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर हमें गोटन को राइट करना होगा। चलिए भैया, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में और उत्तर पूर्वी राजस्थान में। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो अंतर होता है उसको हम तापांतर कहते हैं। तो यहां क्वेश्चन बोल रहा है दैनिक तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर थर्ड दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, जवाब देने का प्रयास करते जाइएगा।
जल्दी से जवाब करें भाई। चलो भाई, यहां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना होगा पश्चिमी राजस्थान को। ऑप्शन विशेष कर ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको जैसलमेर जिले को राइट कर देना होगा। चलते साथियों नेक्स्ट, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता के साथ क्या संबंध होगा? ऑप्शन वही रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, अस्थिर रहेगी। यानी वायुमंडल का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पवन निरपेक्ष की आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वही रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, अस्थिर रहेगी। जवाब कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिएगा। विष्णु अग्रवाल भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। बिल्कुल, यहां क्वेश्चन दे रखा है कि वायु का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, वायु का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता सदैव घटेगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो निरपेक्ष आर्द्रता हमेशा कम हो जाएगी। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में बाजरा अधिकतम बोया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर में, अलवर, भरतपुर में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में, और एक ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। जवाब कीजिएगा साथियों, राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। बिल्कुल, देखिए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमें करना होगा यहां पर जैसलमेर और बाड़मेर को। यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों जैसलमेर और बाड़मेर को। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा कहां बोया जाता है? ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और एक दे रखा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो हमें राइट करना होगा जैसलमेर, बाड़मेर। देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में बाजरा अधिकतम बोया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर में। ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 13, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लाखेरी इंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीसा जस्ता खनन के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है चूना पत्थर खनन के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है जिप्सम खनन के लिए। और ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है अभ्रक उत्पादन की दृष्टि के लिए। जल्दी से जवाब करें भाई। जल्दी से जवाब करें। लाखेरी इंद्रगढ़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रमुख है? बिल्कुल, लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रमुख है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों चूना पत्थर खनन के लिए। लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर खनन के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। चलते साथियों प्रश्न संख्या 14, थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से कौन से देश में है? थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से कौन से देश में? ऑप्शन ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। इन चार देशों में से आप मुझे बताइए कि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कौन से देश में स्थित है? थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। ये आपके सामने ऑप्शन है। जल्दी से जवाब करने का प्रयास कीजिएगा साथियों। और मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 को। 12 जुलाई 2015 को जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो थार के मरुस्थल का अगर मैं बात करता हूं तो इन देशों की अगर मैं बात करता हूं, इन देशों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार भारत में होगा। तो यहां पर आपको राइट कर देना होगा ऑप्शन संख्या सी। चलते भाई, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार, ये जो चार ऑप्शन दे रखा इनमें से भारत को हमें राइट करना होगा।
चलिए भैया, वंश भास्कर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वंश भास्कर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है साथियों सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे रखा है नैणसी। सी ऑप्शन दे रखा है दयाल दास। और डी ऑप्शन की बात करता हूं बांकी दास। ट्राई करते जाइएगा, ट्राई करते जाइएगा। नहीं आ रहा है, बता दीजिए सर जी। बिल्कुल बता देते हैं। वंश भास्कर का लेखक कौन है? आप सभी को पता है ये क्वेश्चन इतने बार आ जाता है और एग्जाम का बहुत बड़ा दीवाना है। तो वंश भास्कर का जो लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण है। आपको यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। सूर्य वंश भास्कर का लेखक है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न, गालव ऋषि का आश्रम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? गालव ऋषि का आश्रम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं, आपको दे रखा है जोधपुर। ऑप्शन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करता हूं साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं जोधपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं जयपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं अजमेर। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं मैं सिरोही। जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा प्रयास आपको मेहनत में तब्दील कर सकता है। चाहे उसका आंसर गलत हो, चाहे उसका आंसर सही हो, लेकिन आपका हौसला बढ़ा सकता है। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि छोटा सा प्रयास अवश्य रखें। हार और जीत तो अक्सर जिंदगी में होती रहती है, लेकिन प्रयास करने में हमें कभी पीछे नहीं रहना है। आपका क्वेश्चन अगर कभी कोई गलत भी हो जाता है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहां हम सीख रहे हैं क्लास में और गलतियां स्वीकार हो जाती है। तो यहाँ है गालव ऋषि का आश्रम कहां पर है? आप सभी को पता है जयपुर के अंदर है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा गालव ऋषि का जो आश्रम है वो जयपुर जिला में स्थित है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बांछा, अर्बुद, दीपा, हरदास। टाइप कीजिएगा, जल्दी से टाइप करो भाई, आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से टाइप कीजिएगा। नहीं, रणकपुर मंदिर का जो मुख्य शिल्पी था वो कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, रणकपुर मंदिर का जो मुख्य शिल्पी था वो दीपा था। ठीक है, तो यहां पर आपको दीपा को राइट करना होगा। चलो भाई 18वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से बताओ भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? क्वेश्चन है, जवाब का इंतजार है भैया। बिल्कुल जवाब का इंतजार है, क्वेश्चन आपके सामने रखा है। दिग्विजय सिंह चौहान हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। बिल्कुल यहां क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो मैं आपको बता देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में किया था। यहां पर आपको डी ऑप्शन पर राइट कर देना होगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन, मालती माधव के चित्र है मेवाड़ शैली से संबंधित, बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित, और एक ऑप्शन दे रखा है बीकानेर शैली से संबंधित। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। रुचि परमार जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ भाई क्वेश्चन क्या है, जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है मालती
माधव के चित्र है? मेवाड़ शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से और बीकानेर की शैली से। तो मालती महादेव के चित्र है, मेवाड़ चित्रकला से संबंधित होगा। यहां पर आपको ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलते भैया प्रश्न संख्या 20 की तरफ। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? यानी राजस्थान में समाचार पत्रों का सबसे पहले प्रकाशन कहां से हुआ था? देव भैया भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका भी। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन सबसे पहले कहां से आरंभ हुआ था? जल्दी से जवाब कीजिएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब दिया है अजमेर, 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 अजमेर। क्या बात है। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुआ था? देखो भाई सभी साथी यहां पर अजमेर टाइप कर चुके हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी साथी अजमेर टाइप कर चुके हैं। अगर आप में से और भी किसी साथी को आ रहा है तो जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। आप में से और भी किसी साथी को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जवाब करने का प्रयास कीजिएगा भैया। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा। सभी साथियों ने यहां पर करीब करीब सही जवाब दिया है अजमेर से। बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब है, मैक्सिमम साथियों ने यहां पर सही जवाब दिया भैया अजमेर। क्या बात है। बिल्कुल राजस्थान में समाचार पत्रों का जो प्रकाशन है वो अजमेर से शुरू हुआ है। ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न वो है जो शायद स्टार लगा सकता है आपकी लाइफ में। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में बार बार घूमकर आता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, 1921 में, 1824 में, एक ऑप्शन दे रखा 1926 ईस्वी में। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, तो सही जवाब यहां पर दे दिया भैया ने। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। चलो भाई पोपाबाई की पोल कहां पर स्थित है? बिल्कुल जवाब करो भाई। पोपाबाई की पोल कहां पर स्थित है? जय नारायण व्यास, दानमल, मानमल, माणिक्यलाल वर्मा। ये ना 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 ना, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है भैया। ये क्वेश्चन थोड़ा ये है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये थोड़ा मिस्टेक है। पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, नामक पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल ये इसको एरर सुधार लीजिएगा आप क्वेश्चन का। बिल्कुल एरर सुधार लीजिएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? थोड़ा एरर सुधार लीजिएगा क्वेश्चन का। जय नारायण व्यास के द्वारा, दानमल के द्वारा, मानमल के द्वारा और ऑप्शन दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास क्या है? हाँ भाई बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास क्या है? सही जवाब देने का प्रयास क्या है? बिल्कुल पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। यहां पर आपको राइट करना होगा भैया ए ऑप्शन, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई थी? जे नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो बिल्कुल आपको राइट करना होगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक का जो प्रकाशन है जे नारायण व्यास द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा का साझा नहीं करता है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश को हमें राइट करना होगा। तो बिल्कुल राजस्थान का कौन सा, सॉरी, भारत का कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है? वो है साथियों हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? जालोर, जयपुर, मकराना, किशनगढ़। जवाब करें भाई, राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा माना जाता है? बिल्कुल, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम साथियों ने इस क्वेश्चन पेपर का सही जवाब देने का प्रयास किया है। राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जो शहर माना जाता है वो माना जाता है जालोर। सही जवाब ए ऑप्शन। चले भाई आगे, प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 निम्न में से कौन से नगर नहीं है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर कौन सा नगर स्थित नहीं है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। बिल्कुल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है या कौन सा नगर स्थित नहीं है? बताओ जल्दी से। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो आपको यहां पर नागौर को राइट कर देना होगा। नागौर को आपको राइट कर देना होगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर निम्न में से कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो नागौर को आपको राइट कर देना होगा। काठल नाम है अजमेर का, जयपुर का, प्रतापगढ़ का, भीलवाड़ा का। कौन से जिले का उपनाम कांठल है? कौन से जिले का उपनाम काठल है? जल्दी से बताओ भाई। बीकानेर, सॉरी, अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये ऑप्शन आपके सामने रखा है। क्या बात है, यहां पर सही जवाब दिया है प्रतापगढ़। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है। काठल उपनाम है प्रतापगढ़ का। कांठल उपनाम है किसका? प्रतापगढ़ का। ये देखिए सही जवाब। चलो साथियों, प्रश्न संख्या 27, बीकानेर का प्राचीन नाम है मांगल, शिवी, माध्यमिका, चित्रकूट। बीकानेर का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है? बीकानेर का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? बीकानेर का प्राचीन नाम है मांगल। ठीक है, तो आपको यहां पर मांगल को राइट कर देना होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताओ भाई, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है सीबी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे रखा है मरु, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दे रखा है चित्रकूट और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है जंगल। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर शिवी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन नाम है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम है वह है शिवी। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? शिवी को हमें राइट करना होगा। हबीर महाकाव्य का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कवि राजा श्यामलदास, नयन चंद्र सूरी, G.H. ओझा और नैन्सी। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जवाब करते जाइएगा साथियों। आंसर क्या होगा?
हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। हमीर महाकाव्य का लेखक है, तो हमीर महाकाव्य का जो लेखक है वो है साथियों नयन चंद्र सूरी। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देना होगा। चलते साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। राव जोधा कौन था? कवि, प्रशासक, जोधपुर का संस्थापक या ऋषि? बताओ भाई साहब जी, राव जोधा कौन था? जल्दी से स्टार्ट कीजिएगा। राव जोधा कौन था? बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुर का संस्थापक। यहां पर सही जवाब दिया है जोधपुर का संस्थापक। राव जोधा कौन था साथियों? राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। चलो, कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और एक देर का अजमेर। बताओ भैया, कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब कीजिएगा, कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने अजमेर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में। बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों, ऑप्शन संख्या बी, कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में। आगे चलते हैं। अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण या अचलगढ़ किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड राणा सांगा के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ उदय सिंह के द्वारा। चलो भैया, यहां हमारा क्वेश्चन है साथियों कि अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब करना होगा साथियों ए ऑप्शन महाराणा कुंभा के द्वारा। तो महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। ए ऑप्शन इसका क्लिक करना होगा राइट आंसर। हाँ भाई, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण निम्नलिखित में से किनका मिलता है? ऑप्शन दे रखा है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने उदय जी का। जल्दी से टाइप कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? नाथ द्वारा चित्रकला शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण मिलता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में किसका चित्रण मिलता है? तो हमें यहां पर कृष्ण को राइट कर देना होगा। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में सर्वाधिक जो चित्रण मिलेगा आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में मिलेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से टाइप करो भैया, आंसर क्या होगा? स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाँ भाई, जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण पहन कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल यहां पर हमें हाथ को राइट करना होगा। पानी पीने के लिए चला गया था, समझ जाता हूं साथियों। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है भीनमाल कहां कहां प्राचीन नहीं नहीं क्वेश्चन है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? बहुत मिस्टेक किया। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंदावती। जल्दी से बताइए भैया, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था?
सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल, सही जवाब दिया है यहां पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील है सिरोही में, आबू में, पाली में, भीनमाल में? जल्दी से बताइए साथियों। क्वेश्चन है, नक्की झील स्थित है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सिरोही, आबू, पाली, भीनमाल। जवाब कीजिए। ना बाबा ना, यहां क्वेश्चन घूम रहा है। नक्की झील सिरोही जिला में तो है, लेकिन यहां पर आबू नजर आ रहा है। तो आपने देखा होगा आबू रोड, आबू पर्वत, यहां पर स्थित है नक्की झील। तो बिल्कुल हमें यहां पर आबू को राइट करना होगा। सिरोही जिले में स्थित है, लेकिन आबू को हमें यहां पर राइट करना होगा। ऑप्शन आबू दे रखा है इसलिए। चलते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। पिछोला झील स्थित है जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में, सिरोही में? पिछोला झील स्थित है, जवाब करो भाई। पिछोला झील स्थित है, सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है, उदयपुर जिला। पिछोला झील स्थित है बिल्कुल उदयपुर जिले में। तो यहां पर सही राइट करना होगा उदयपुर जिले को। बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 38, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, पाली? जवाब दो भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा? क्या बात है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, पाली? बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, बांसवाड़ा से। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है साथियों, 43 किलोमीटर लंबी है। हाँ भैया, वर्षा हवा में मानसून की हवा किस दिशा में चलती है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में या वर्षा हवा, यहां पर एक ही बात है, वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं या वर्षा हवा में मानसून की हवा किस दिशा में चलती है? जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास क्या है? अगर मैं बात करता हूं साथियों मानसूनी हवा या वर्षा वर्षा ऋतु की हवा, यह हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। यह हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसी कारणवश राजस्थान में बिना बरसात के वे मानसून आगे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन में है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, उपयुक्त सभी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। आहा, बिल्कुल सही जवाब। बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर डूंगरपुर को राइट करना होगा। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भीम डूंगरी तथा गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी तथा गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? हाँ भाई जल्दी से बताइएगा। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान में किस सभ्यता से संबंधित है? जवाब करो भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है। भीम डूंगरी तथा गणेश डूंगरी राजस्थान की कौन सी सभ्यता संबंधित है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा बेराट की सभ्यता से। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो हमें यहां पर बेराट की डूंगरी को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है भैया ने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब चयन किया है।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नितिन जाट हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता को माना जाता है? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता को माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों बालातल सभ्यता। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों ओजियाना सभ्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन नंबर फोर्थ ज्ञानेश्वर सभ्यता। जल्दी से टाइप कीजिएगा। बिल्कुल, दहरी रक्षा प्राचीर के साक्षी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? और यहां पर बिल्कुल सही जवाब करना होगा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। चले भाई आगे बढ़ जाते। तो देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से माना जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को राइट क्लिक करना होगा। 43वां, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? यशपाल, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महीपाल। जल्दी से जवाब दो भाई। प्रतिहार वंश का शासक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा यशपाल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे रखा महेंद्रपाल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दे रखा महेंद्रपाल द्वितीय। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दे रखा महीपाल। देखो सभी के पीछे पाल पाल लग रहा है भैया, अब सभी का सोच समझकर आपको रिप्लाई करना होगा। चलिए हाँ भाई, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है तो वो यशपाल को माना जाता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो यशपाल को माना जाता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? यशपाल को माना जाता है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था? आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सांगानेर। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो आमेर। ऑप्शन नंबर थर्ड सांभार। ऑप्शन नंबर फोर्थ चौमू। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा सांभर को। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सांबर को। तो आमिर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? तो आपको यहां पर सांबर को राइट करना होगा। प्रश्न संख्या 45। राजस्थान में चुंधी तीर्थ स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों झालावाड़। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं तो आपको दे रखा कोटा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं तो आपको दे रखा है सिरोही। बिल्कुल राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित हैं। कहां पर स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। तो सही जवाब करना होगा साथियों जैसलमेर को। सही जवाब करना होगा जैसलमेर को। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? जवाब करो भाई। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात राज्यों के मध्य। 47वां लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित थे? लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जसनाती संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से, विष्णुही संप्रदाय से, रामसनही संप्रदाय से। तो हमें राइट करना होगा साथियों जसनाती संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मारवाड़ रा परगना रिविगत ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद, मोहनोत नैन सिंह, दयाल दास और नरहरि दास। जवाब कीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है? जवाब करो भाई, आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल, मारवाड़ रा परगना रिविगत ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमें राइट करना होगा मोहनोत नैनसी के द्वारा। हाँ भाई, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है हाँ भाई, ऑप्शन दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। हमें राइट करना होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा साथियों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया। हमें राइट करना होगा साथियों जोधपुर को। तो दोस्तों आप सभी के सामने पता होगा हम डेली आपको राजस्थान जीके के 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं और ये 50-50 क्वेश्चन का आज 5वां क्लास होगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप रेगुलर ये 50-50 क्वेश्चन करते जाइएगा। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां वॉच कीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो पुराने वीडियो अवश्य देखें, ज्यादा पुराना नहीं है, 5 वीडियो अभी तक हो चुके हैं। यानी मैंने 50 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो आपको 250 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका हूं। आप सभी को पता होगा साथियों, पहले 30 दिन में अपन 50-50 क्वेश्चन करेंगे तो हम 1500 क्वेश्चन करेंगे पहले 30 क्लासों में। तो पहले 30 क्लासों में हम 1500 क्वेश्चन करेंगे और अगले अगर बात करते हैं 20 क्लासों में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। अगले 20 क्लासों में हम 100 क्वेश्चन करेंगे तो यहां से आपके 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आप मान के चलो कि जब आप पीटीटी का पेपर देने जा रहे हो तो ये 3500 प्लस क्वेश्चन जो आप करेंगे राजस्थान जीकेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, एक बार आप 3500 प्लस क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जब अपना ये 3500 प्लस का कंप्लीट ये राउंड हो जाएगा, मैं आपको प्रत्येक 3500 क्वेश्चन का सीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। अगर वहां आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, वहां आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे 30 से लेकर 45 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें बीएसटीसी और पीटीटी वाले क्वेश्चन भी हम शामिल कर चुके हैं, तो आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं साथियों रीजनिंग क्लास में। निवेदन करता हूं जुड़ जाइए आप अगली क्लास में।